अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 14 केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12 और इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर, उसमें मैं ज़ीशान हनीफ आप सारे बच्चों को फ्यूचर विजन के प्लेटफॉर्म से वेलकम करता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस आप सारे बच्चे ले रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 बच्चों कंप्लीट हो चुका है। एटमॉस्फेयर के नाम से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, आज हम इस सारे के सारे चैप्टर को अगेन समराइज़ करेंगे। ऑल्दो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके एमसीक्यूज़ है सामने, मैंने एमसीक्यूज़ की लिस्ट बना ली है। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे जो भी एमसीक्यूज़ हैं वो मैंने लिस्ट बना ली है सामने। ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ हम आज सॉल्व करेंगे और इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आज हम हाईलाइट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सारे बच्चे जो है अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स ओपन कर लें, इसकी एमसीक्यूज़ पे आ जाए। एमसीक्यूज़ के साथ साथ टिक लगाते जाए। मैं कोशिश करता हूँ साथ साथ जो है ना आपको विद प्रूफ जो है सारे एमसीक्यूज़ जो हैं उनके आंसर बताऊँ। सबसे पहले वाला जो बच्चों एमसीक्यूज़ है, स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है हमारा, उसमें लिखता है एटमॉस्फेयर का तकरीबन 99% पहले कितने किलोमीटर में होता है। एटमॉस्फेयर जो है इसकी टोटल हाइट तो 120 किलोमीटर थी, जो फर्स्ट 11 किलोमीटर हैं, पहले 11 किलोमीटर, इसमें 75% गैसेज हैं। और जो पहले 30 किलोमीटर है, पहला 30 किलोमीटर आप सरफेस से ऊपर जाएं, ज़मीन से ऊपर जाएं, पहले 30 किलोमीटर में आपको 99% गैसेज मिलती हैं। तो उसने हमसे पूछा है पहले एमसीक्यूज़ में एटमॉस्फेरिक मैस जो है 99% कितने किलोमीटर में आपको मिल जाएगा। ये आपको बच्चों फर्स्ट 30 किलोमीटर में मिलेगा। इसका आंसर है ए में लिखता है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जी। एमसीक्यूज नंबर 3, जब हम ज़मीन से ऊपर जाते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ से हम जैसे ऊपर मूव करते हैं, यू नो दैट 4 लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की। सबसे पहले वाली लेयर जो है इसे हम बोलते हैं जी ट्रोपोस्फेयर, बिल्कुल। सेकेंड वाली लेयर जो है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड वाली मीजोस्फियर एंड लास्ट वन थर्मोस्फियर। ये 4 स्फीयर्स होते हैं, ये 4 लेयर्स होती हैं। तो उसने हमसे पूछा है थर्ड वाले एमसीक्यूज में वेरी नेक्स्ट लेयर आफ्टर द अर्थ, ज़मीन से ऊपर जाएं तो सबसे पहली लेयर कौन सी आती है जी। तो हमने निशान लगाया है, ए में लिखता है मीजोस्फियर जो कि गलत है, बी में स्ट्रेटोस्फियर लिखा है वो भी गलत है, सी थर्मोस्फेयर है वो तो लास्ट वाला है वो भी नहीं हो सकता, ट्रोपोस्फियर डी ऑप्शन है। सबसे पहली जो लेयर आती है दैट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। थर्ड वाले का आंसर हो गया डी जी। उसके बाद है 4 वाला एमसीक्यूज, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कौन सी गैस पाई जाती है। आप लोगों ने जब मुझसे ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने 2 मरतबा गैस को थैंक यू बोला था। सोचिए ज़रा वो कौन सी गैस थी जिसको हमने 2 टाइम थैंक यू बोला था कि शुक्रिया इसका, ये अल्लाह ताला ने हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर इसको रखा है और ये हमारी दुनिया का टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद दे रही है। आप लोगों के लिए क्लू भी है, वो गैस लाइफ गैस फॉर द प्लांट भी है, वो गैस पौधों के लिए लाइफ गैस भी है। और ये वो वाली गैस भी है जो हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में से एक्सपायर होती, खारिज होती। बच्चों वो वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के वेपर्स हैं, ये 2 चीज़ें हैं। कौन सी ऑप्शन में लिखा हुआ है? फर्स्ट वाली ए ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के वेपर्स। 4 वाले का आंसर है ए, CO2 एंड वाटर वेपर्स, पानी के बखरात और कार्बन डाइऑक्साइड। एमसीक्यूज नंबर 5 पे आ जाएं। 4 वाले का आंसर हो गया ए। एमसीक्यूज नंबर 5 पे आ जाएं। एटमॉस्फेयर, ज़मीन का एटमॉस्फेयर किसकी वजह से गर्म हो रहा है? व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ये जो दुनिया के टेम्परेचर में इजाफा होता जा रहा है, कौन सी गैस है ग्लोबल वार्मिंग की वजह? कौन सी गैस है? तो जवाब आया कार्बन डाइऑक्साइड। हमने पढ़ा था एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल बढ़ जाएगा, इट विल अब्जॉर्ब टू मच हीट। ये सूरज से आने वाली जो रेडिएशन है उनको टू मच, बहुत ज़्यादा मिकदार में अब्जॉर्ब करेगी, जिस वजह से दुनिया का टेम्परेचर बढ़ जाएगा जी।
MCQs नंबर 5, कौन सी ऑप्शन में लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में इजाफा? बी ऑप्शन में लिखा है बच्चों, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2। मैं इंक्रीज CO2 लिख रहा हूं। 5वें वाले का आंसर हो गया बी, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2। MCQs नंबर 6 पे आ जाए। MCQs नंबर 6 में क्या लिखता है? कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट से कौन सा नुकसान नहीं होगा? 3 ऑप्शन सही हैं, इनमें एक ऑप्शन ऐसी है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से नुकसान में नहीं आती। आई रिपीट, 6 वाला MCQs है, कौन सा इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, कौन सा असर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से नहीं होता? यू नो दैट जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, दुनिया के टेम्परेचर में इजाफा होगा। ए में लिखता है टेम्परेचर में इजाफा, ये तो होगा। सी में लिखता है फ्लड्स आएंगे, बिल्कुल, जब दुनिया का टेम्परेचर बढ़ेगा पहाड़ों के ऊपर, आइस कैप्स के ऊपर, आइस कैप्स हैं जो पहाड़ों पे बर्फ है वो पिघल जाएगी, दरियाओं का लेवल ऊंचा हो जाएगा, सैलाब भी आएंगे, समंदरों की सतह में इजाफा भी होगा। तो बच्चों बी में लिखता है फूड चेन में इजाफा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दुनिया का टेम्परेचर बढ़े और फूड चेन में इजाफा हो। बी ऑप्शन 6 वाले का है इंक्रीज इन, बी ऑप्शन ये गलत है। इंक्रीज फूड चेन, फूड चेन में इजाफा कैसे हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग से? नहीं हो सकता। 7 वाला, बारिश का पानी नॉर्मली थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक होता है, वैसे तो पानी न्यूट्रल होता है, पानी की pH तो 7 होती है। ये हमारा जो लास्ट वाला लेक्चर था, सेकंड लास्ट लेक्चर इस चैप्टर पे, जिसमें हमने एसिड रेन पढ़ा था, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो नॉर्मल रेन वाटर है उसकी pH 6 से 6.5 होती। जो बारिश का पानी ज़मीन पर आता है उसकी pH 6 से 6.5 होती है। ये इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है कि ये आपकी स्किन को जला दे। ऐसा नहीं है कि इस नॉर्मल रेन वाटर के अंदर अगर आप पानी के अंदर नहाते हैं तो ये आपकी जिल्द के ऊपर जो है आबले पड़ जाएंगे, एसिड जिल्द को जलाते हैं ना, लेकिन ये रेन वाटर इतना एसिडिक नहीं होता। क्यों होता है सर एसिडिक? ये जो बारिश का पानी है ये न्यूट्रल क्यों नहीं होता, एसिडिक क्यों होता है? उसकी हमने रीज़न पढ़ी थी। अगर किसी बच्चे के माइंड में आंसर क्लिक कर गया है तो वो बच्चों ऑप्शन है CO2। ये जो हमारी एयर है, ये जो हमारी हवा है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है। रेन वाटर जब आता है, बारिश का पानी जब ज़मीन पर आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होके कार्बोनिक एसिड बनाता है, एक इंतहाई वीक एसिड बनाता है। ये वही वाला एसिड है जो सोडा वाटर की बोतलों में भी भरा जाता है। सोडा वाटर की बोतलों में ऑलरेडी मौजूद होता है क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये वो वाला एसिड है। तो आप बताइए MCQs नंबर 7, रेन वाटर एसिडिक है, क्यों है? बी ऑप्शन में लिखा हुआ है CO2 गैस, बारिश का पानी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से थोड़ा सा एसिडिक होता है। MCQs नंबर 8, एसिड रेन, तेजाबी बारिश जो है ये बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा सकती है। क्यों? क्योंकि बहुत सी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट से, संगे मरमर से, चूने के पत्थर से मिलकर बनी हैं। ताजमहल, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये दो जो मैंने बिल्डिंग्स के नाम लिखी हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट पत्थर से बने हैं। और हम जानते हैं कि जब भी कभी एसिड्स पत्थरों पे गिरते हैं तो पत्थरों की जो चमक दमक और खूबसूरती है ये उसको ख़राब कर देते हैं। तो ताजमहल जो कि इंडिया के शहर आगरा में मौजूद है, हमने एसिड रेन के टॉपिक में डिस्कस किया था कि उसका एक हिस्सा जो है वो ज्योग्राफिकल सर्वे के मुताबिक जो है वो उसका एक हिस्सा डैमेज हो गया। वजह क्या है उसकी? एसिडिक रेन वाटर जो है जब ये पत्थरों पे गिरेगा तो उनकी चमक दमक और उनकी खूबसूरती को ख़राब करता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगी फिर? क्या कैल्शियम सल्फेट? नहीं। कैल्शियम नाइट्रेट? नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट? बिल्कुल, 8C कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि पत्थर जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। MCQs नंबर 10 पे आ जाएं। 9 वाला हमारे स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है। MCQs 10 पे आ जाएं। ओजोन हमारे लिए मुफीद है, ओजोन हमारे लिए फ़ायदेमंद है। क्यों?
क्योंकि ओजोन जो है ये सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को ऑब्जॉर्ब करती है, अल्ट्रा वायलेट को बच्चों, इंफ्रारेड नहीं। बी ऑप्शन है, बी ऑब्जॉर्ब यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को ये ऑब्जॉर्ब करती है। आगे जी एमसीक्यूज नंबर 13 पे आ जाए। जमीन से खारिज होने वाली इंफ्रारेड कौन अब्जॉर्ब करता है? अगेन वही जवाब बच्चों जो बड़ी इंपॉर्टेंट दो गैसेज हैं जो दुनिया का टेम्परेचर मेंटेन किए हुए हैं। ए में लिखता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, ए ऑप्शन है। जी हाँ 13 का जवाब हो गया ए। 14 पे आ जाए। ग्लोबल वार्मिंग से समंदरों का लेवल ऊंचा हो रहा है। ये तो बड़े आसान से एमसीक्यूज है। ग्लोबल वार्मिंग से कहते हैं समंदरों के लेवल में इजाफा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह कौन सी गैस है? ये तो सारे बच्चों को आना चाहिए। हाँ जी कौन सी ऑप्शन लगाएं? ए में लिखता है CO2, CO2 गैस। ग्लोबल वार्मिंग जो है उसमें इजाफे की वजह CO2 गैस है। एमसीक्यूज नंबर 15, कौन सी गैस अल्ट्रा वायलेट रेज को जमीन पर नहीं आने देती? 5 सेकेंड है। 1 2 3 4 5 खत्म टाइम। हाँ जी कौन सा जवाब लगाया सारे बच्चों ने? ओजोन, वेरी गुड। ओजोन बच्चों वो गैस है जो अल्ट्रा वायलेट रेज को जमीन पर आने से रोकती है। कौन सा ऑप्शन है फिर? डी में लिखता है O3 ओजोन। 16 वाला कौन सा असर ओजोन के खात्मे की वजह नहीं है? मतलब ओजोन से जो नुकसानात हो रहे हैं, ओजोन से जो नुकसानात हो रहे हैं वो उनके कौन सा एक इफेक्ट है जो ओजोन की वजह से नहीं हो रहा? बी पॉइंट है बेटा। फसलों में इजाफा तो नहीं ना होगा बी में लिख दे हैं क्या? फसलों की पैदावार में इजाफा, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स में कैसे इजाफा हो सकता है? नहीं होगा। एमसीक्यूज नंबर 18 आखिरी वाला हमारा एमसीक्यूज और उसके बाद चैप्टर खत्म। जी हाँ ग्लोबल वार्मिंग की वजह कौन सी गैस नहीं है? कौन सी वजह नहीं है? जमीन से खारिज होने वाली इंफ्रारेड अब्जॉर्ब होती हैं, ये तो है। उसने पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ज़मीन से निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन जो हैं ये अब्जॉर्ब हो जाती हैं। ए 18 का आंसर है बच्चों ए, अब्जॉर्प्शन ऑफ IR एमिटेड जो खारिज हो रही हैं फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, जो अर्थ की सरफेस से एमिट हो रही हैं। ये बच्चों हमारे एमसीक्यूज हैं। ओजोन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका था। ओजोन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका था। ओजोन डिप्लीशन हमने पढ़ा था। उसके लास्ट में 5 इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन, इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन कि जब ओजोन जो है वो ज़ाया हो जाएगी तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे? ओजोन के डिप्लीट होने से कब दुनिया का टेम्परेचर बढ़ेगा? क्या ग्लोबल वार्मिंग होगी? नहीं बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग जो है ना ये हीट अब्जॉर्ब होने से होती है। तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकने के लिए कुदरत ने ये सरफेस ऑफ अर्थ बना रहा हूँ मैं, ये ज़मीन की सरफेस है, इसके ऊपर ओजोन की लेयर थी। ये जो मैं डॉट्स लगा रहा हूँ दिस लेयर इज ओजोन, ये जो लेयर है ये ओजोन है। ये क्या करती है? ये जो सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज हैं यूवी लाइट, इनको ऑब्जॉर्ब करती थी, इनके लिए बैरियर का काम करती हैं। अगर किसी मुकाम पे ये देखें, अगर किसी एरिया में ओजोन की कंसंट्रेशन कम हो जाए, ये जो एरिया है यहाँ पर मैंने ओजोन की कंसंट्रेशन कम कर दी है, ये जो हिस्सा है यहाँ पर बोल देंगे ये ओजोन होल बन गया है, ओजोन होल।
अगर ओजोन होल बन जाए तो जो सूरज से आने वाली यूवी लाइट है वो ज़मीन पर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। सूरज से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशंस हैं वो तो ज़मीन पर आ जाएंगी। अब वो रेडिएशन जब ज़मीन पर आएंगी तो क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे? सबसे पहले बच्चों जो अटलांटिक वाले एरियाज़ हैं, बहरुल काहिल, अटलांटिक एरियाज़ जो हैं ये मुतासिर होंगे। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एशिया और यूरोप के जो इलाके हैं, इसके अलावा अटलांटिक का जो एरिया है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोगों को पहली बात ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरी बात, ये जो ओजोन्स वगैरह हैं इसके डिप्लीशन से जो यूवी लाइट ज़मीन पर आएगी उससे स्किन कैंसर, जो जिल्द का कैंसर है, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। जितने भी सब्जियां, फल, जितना भी हमारा वेजिटेशन है, सब्ज़ा, जितना भी हमारी ग्रीनरी है, प्लांट्स, फल, फ्रूट, फार्म्स, सारे के सारे जो हैं, जितना भी सब्ज़ा जो है ये मुतासिर होगा, स्किन कैंसर होगा। सबसे पहली बात, वेजिटेशंस जो हैं ये मुतासिर होंगी, स्पेशली अटलांटिक एरियाज जो हैं वो ख़राब होंगे, डेंजरस इफेक्ट्स में आ जाएंगे और मलेरिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। मलेरिया और बहुत सी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, जब बच्चों स्किन कैंसर ही हो जाएगा तो बहुत से जर्म ऐसे हैं जो स्किन के ज़रिए हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। आप लोगों ने टेटनस सुना होगा, रोड्स के ऊपर कभी चोट लग जाती है तो कहा यह जाता है कि एक बैक्टीरिया जिसका नाम टेटनी है वो इंसान की बॉडी के अंदर एंटर होता है और वो इंसान के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको पैरालाइज कर देता है। इसलिए अगर कभी खुदा ना खास्ता रोड के ऊपर चोट लग जाए, फ़ौरन से ATS का इंजेक्शन लगवाते हैं ताकि वो जो बैक्टीरिया उसको मार दिया जाए। यानी कि कई ऐसे जरासीम हैं जो जर्म्स जो हैं वो स्किन के ज़रिए इंसानी बॉडी में दाखिल होते हैं। तो जब स्किन कैंसर होगा, स्किन डैमेज हो जाएगी तो बहुत सी बीमारियों के चांसेस, जैसा कि मलेरिया का जरासीम इंसान के स्किन के ज़रिए एंटर नहीं हो सकता अगर इंसान की स्किन नॉर्मल है। तो मच्छर आता है, काटता है, मच्छर जब काट के स्किन के अंदर सुराख कर देता है, वहाँ से वो जरासीम इंसानी ब्लड में एंटर होता है। तो जब स्किन पहले से ही रफ हो चुकी होगी, स्किन कैंसर होगा, स्किन के ऊपर ट्यूमर्स होंगे, तो मलेरिया और बहुत सी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ को कहते हैं मुतद्दी बीमारियां उर्दू में। ऐसी बीमारियां जो छूने से, हवा से, पानी से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो फैलती हैं, उन्हें हम इन्फेक्शियस डिजीज़, छूती बीमारियां भी नहीं बोलते। इनके चांसेस बड़ा बढ़ जाएंगे। तो ये चैप्टर बच्चों हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज का लेक्चर थोड़ा सा रिलेटिवली स्मॉल था बाकी सारे चैप्टर्स की निस्बत, और आज हमने जो है इसमें ये पूरे MCQ सॉल्व किए हैं और MCQ सॉल्व करने के साथ हमने इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन पढ़े। आखिरी वाले 3-4 मिनट में बात हम ख़त्म करते हैं। आपने इस पूरे चैप्टर के अंदर जो जो क्वेश्चंस पढ़े हैं उनको मैं एक मरतबा बोलने लगा हूँ, सारे बच्चे जो है उसको ध्यान से सुन लो। सबसे पहला बच्चों हमने सवाल पढ़ा था व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की आपने डेफिनेशन तैयार करनी है, 2 लाइंस में लिखी हुई है। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हमारा दूसरा सवाल, राइट द नेम ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, देयर हाइट, देयर टेम्परेचर एंड देयर इंपॉर्टेंट गैसेस। पहला सवाल व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, दूसरा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, उनका एक टेबल बना हुआ है, वो टेबल आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है। तीसरा है अ स्मॉल नोट, अ ब्रीफ नोट ऑन ट्रोपोस्फियर। एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है नोट ऑन स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर पे नोट लिखें, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है व्हाई द टेम्परेचर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर इंक्रीज, स्ट्रेटोस्फियर का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, एक वो हमने क्वेश्चन पढ़ा है। उसके बाद आगे आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन पोल्यूटेंट्स एंड कंटेमिनेंट। पोल्यूटेंट और कंटेमिनेंट में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट, प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट में डिफरेंस लिखें, एक क्वेश्चन ये भी बनता है। राइट द सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के जो ऑक्साइड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके 3 सोर्सेज लिखे हैं आपने बच्चों, वो 3 सोर्सेज याद करने। बट वाई द नॉर्मल रेन वाटर इज एसिडिक, जो नॉर्मल रेन वाटर है वो एसिडिक क्यों होती,
उसकी वजह आपको हमने बताई थी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल, व्हाट इज द कॉज ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन के कॉजेज क्या है? राइट अ डिटेल नोट ऑन एसिडिक रेन। एसिडिक रेन पे तफसीलन डिटेल में पूरा नोट आ सकता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन एसिडिक रेन, वो हो गया। उसके बाद व्हाट इज ओजोन? राइट इट्स रोल। ओजोन क्या है, इसका रोल, इसका किरदार लिखें। नेक्स्ट में डिफाइन ओजोन होल। ओजोन होल क्या है? राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। अगर ओजोन डिप्लीट होगी तो उसके क्या असरात होंगे। ये बच्चों मैंने वो क्वेश्चंस बोले हैं जो इस पूरे चैप्टर के अंदर जो है वो आपके बन सकते हैं। अपनी इस वीडियो को स्टॉप करके बार बार जो है ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप लोग नोट कर लें, अच्छे तरीके से उसको एक साइड पर रख लें। चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे मैंने हाईलाइट कर दिए और अभी आखिरी वाले 2 मिनट में मैंने बोल भी दिए पूरे चैप्टर के जितने भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यूज हमारे पूरे सॉल्व हो गए। इसके अलावा एक टॉपिक जो छोटा सा रह गया था, इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन, साथ हमने वो डिस्कस कर लिया है। ये चैप्टर एटमॉस्फेयर का बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसका इंशाल्लाह जो है इस वीक में टेस्ट होगा, उसके बारे में आपको वॉइस मैसेज की सूरत में ग्रुप में पैगाम दे दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर एक नए चैप्टर वाटर के ऊपर होगा, उसमें इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।